वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम टी.एस. एलियट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रोफरोक। ये पोइम टी.एस. एलियट ने 22 साल की उम्र में लिखी। इसके अगर हम टाइटल को देखें तो ये लव सॉन्ग कहा गया है, जबकि ये एंटी लव सॉन्ग है। ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी बयान की गई है जिसका नाम अल्फ्रेड प्रोफरोक है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जवानी में वो अपनी बिलव्ड के साथ इजहार मोहब्बत नहीं कर सका, इसलिए उसे इस बात का पछतावा है। अब बुढ़ापे में आकर वो अपनी बिलव्ड के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, लेकिन वो इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। अगर हम प्रोफरोक लफ्ज़ को देखें तो ये एक ऐसे शख्स का नाम है जो हमेशा फ़ेल हो जाता है और वो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता। ये बेसिकली एक ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग है जो कि 131 लाइंस पर कंसिस्टेड है। ये पोइम सबसे पहले पोइट्री मैगज़ीन में 1915 में पब्लिश हुई और उसके बाद प्रोफरोक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में 1917 में पब्लिश हुई। इस पोइम का अगर हम टाइटल देखें तो ये किपलिंग की पोइम द लव सॉन्ग ऑफ हार्डियल से लिया गया है, जो कि प्लेन टेल्स फ्रॉम हिल्स में पब्लिश हुई। अगर हम इस पोइम के एपिग्राफ को देखें तो ये डांटे की इन्फर्नो के कैंटो नंबर 27 से लिया गया है, जिसमें 6 लाइंस बयान की गई हैं जो कि गाइडो डी मोंटेफेल्ट्रो ने बयान की जब उसे 8th सर्कल ऑफ हेल में डाल दिया गया, जिसमें वो कहता है इफ़ आई बिलीव्ड दैट माई आंसर वुड बी टू समवन who would ever return to earth, this flame would move no more, but because no one has ever returned alive from this gulf, if what I hear is true, I can reply with no fear of infamy. इस पोइम का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है लेट अस गो देन, आओ हम चलते हैं, यू एंड आई, तुम और मैं, यानी प्रोफरोक जो है वो अपनी बिलव्ड को कहता है कि आओ अब हम चलते हैं। व्हेन द इवनिंग इज़ स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब ये शाम मुकम्मल तौर पर आसमान पर छा जाए, लाइक अ पेशेंट, एक ऐसे मरीज़ की मानिंद, एथराइज्ड, जिसे एनेस्थीसिया दिया गया हो, यानी जिसे बेहोश कर दिया गया हो, अपॉन अ टेबल, एक स्ट्रेचर पर जिसे बेहोश कर दिया गया हो। बिल्कुल इसी तरह शाम बिल्कुल साकन और पुरसकून होकर पूरे आसमान पर जब फैल जाएगी तो हम चलेंगे। लेट अस गो, आओ हम चलते हैं, थ्रू सर्टेन हाफ डिज़र्टेड स्ट्रीट्स, उन गलियों में जो कि यकीनी तौर पर अब बहुत ही कम आबाद हो गई होंगी, यानी जिनमें आबादी बहुत कम होगी, लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे होंगे। द मटरिंग रिट्रीट्स, और उन लोगों के घरों में हल्की सी सरगोशी की आवाज़ आ रही होगी, हल्की सी सनसनाहट हो रही होगी और वो भी अब ख़त्म होने के करीब होगी। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स, यानी बेचैन रातों में, इन वन नाइट चीप होटल्स, ऐसे सस्ते होटलों में जहाँ पर लोग एक रात के लिए क़याम करते हैं, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, या कुछ ऐसे लोग जो कि लेबर हैं और उनके पास अपना घर नहीं है, वो सस्ते होटलों में रात गुजारने के लिए स्टे करते हैं। हम भी शाम के वक्त उन्हीं होटलों में चलते हैं जो कि बहुत सस्ते हैं, और जब शाम का वक्त हो गया होगा और लोग अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे होंगे। एंड साडेस्ट रेस्टोरेंट्स, और ऐसे गंदगी वाले होटलों में विद ऑयस्टर शेल्स, जहाँ पर लोग ऑयस्टर खाते हैं और उनके शेल वैसे ही फेंक देते हैं। स्ट्रीट्स, उन गलियों में दैट फॉलो लाइक आ टेडियस आर्गूमेंट, जो कि एक बहुत ही फजूल किस्म की दलील की मानिंद, ऑफ इंसीडियस इंटेंट, बड़े मक्कार और फ्रेबी इरादे के साथ हो, यानी ऐसी गलियाँ जहाँ पर बहुत ही दगाबाजी वाले और फ्रेब देने वाले इरादे के साथ लोग चलते हैं, और यह गलियाँ बिल्कुल ही फजूल किस्म के दलाइल की मानिंद होती हैं। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और उनमें जाकर तुम्हारे जहन में एक बहुत ही भारी भरकम सवाल आएगा। ओह डू नॉट आस्क, लेकिन प्लीज़ मुझसे वो सवाल ना पूछना। व्हाट इज़ इट, ये क्या है, यानी कोई भी क्वेश्चन मेरे से जाकर ना पूछना, क्योंकि मेरे अंदर
इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें सवालों के जवाब दे सकूं। लेट अस गो एंड मेक आवर विज़िट। आओ अब हम चलते हैं, सैर के लिए निकलते हैं। इन द रूम, उस कमरे में। द वुमेन कम एंड गो, जहां औरतें आती और जाती हैं। टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, यानी वो माइकल एंजेलो की बातें कर रही हैं। माइकल एंजेलो 15वीं सेंचुरी का एक इटालियन स्कल्प्टर, पेंटर, आर्किटेक्ट और पोइट था जिसने हाई रेनेसांस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ये 1475 में पैदा हुआ और 1564 में इसकी डेथ हुई। द येलो फोग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, यानी जो पीले रंग की धुंध है वो अपनी पुश्त को विंडो यानी खिड़कियों के शीशों के साथ रगड़ रही है। यानी इसका मतलब है कि विंडोज़ के जो शीशे हैं उन पर धुंध छा गई है। द येलो स्मोक, और पीले रंग का धुआं, दैट रब्स इट्स मज़ल ऑन द विंडो पेन्स, और जो पीले रंग का धुआं है वो भी अपनी मज़ल को खिड़कियों के शीशों के साथ रगड़ रहा है। यानी मज़ल का मतलब है ऐसी जाली जो कि जानवरों के मुंह पर बांध दी जाती है। यानी धुंध अपना मुंह जो है, अपने मुंह का जो आखिरी सिरा है वो भी विंडो के साथ रगड़ रही है। इसका मतलब है कि हर तरफ बाहर अगर हम देखें तो धुंध और धुआं ही दिखाई दे रहा है। यानी हर तरफ फोग और स्मोक मिलकर स्मोग बना रहे हैं। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, और ये जो धुंध है और जो धुआं है इसने अपनी ज़ुबान शाम के कोनों तक फैला दी है। यानी हर तरफ शाम के वक़्त धुंधलाहट ही धुंधलाहट दिखाई दे रही है। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और ये जो स्मोग है ये पूल्स यानी तालाबों तक भी आ गई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नाले हैं। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज़, और उस काले रंग के स्याह धुएँ को और स्याह मादे को उन चिमनियों से गिरने दो। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जिक्र किया गया है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है। स्लिप्ड बाय द टेरेस, वो धुआं और वो काले रंग का स्याह मादा जो कि चिमनियों की टेरेस से गिर रहा है। मेड अ सडन लीप, और वो छलांगे लगाता हुआ गिर रहा है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और देखो ये एक अक्टूबर की रात का मंजर है। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस, और ये जो स्मोक है और जो स्याह रंग का मादा है वो घरों के ऊपर चक्कर खाता हुआ गिर रहा है। एंड फेल अस्लीप, और अब ये शाम बिल्कुल साकिन हो गई है, सो रही है। यानी अगर लोग नहीं भी घरों को जाना चाहते थे तो इस स्मोक और स्याह रंग के मादे ने लोगों को अपने घरों में मुकीम रहने पर मजबूर कर दिया है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और दर हकीकत हमारे पास वक्त है। फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलॉन्ग द स्ट्रीट, यानी वो जो पीले रंग का धुआं है वो गलियों में फैलता चला जाए, गलियों में फिसलता चला जाए। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, और अपनी पुश्त को खिड़की के शीशों के साथ रगड़ता जाए। यानी इतना टाइम है कि हर काम होता रहे। यानी ये जो स्याह रंग का जर्द रंग का धुआं है उसको अपनी पुश्त खिड़की के शीशों के साथ रगड़ने के लिए काफ़ी वक्त मिल सकता है। हमारे पास काफ़ी वक्त है। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, बहुत सा वक्त होगा। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, उन चेहरों को मिलने का, यानी उन चेहरों के साथ मिलने का, उन लोगों के साथ मुलाकात का जिनसे हम मुलाकात करना चाहते हैं। हमारे पास काफ़ी वक्त मौजूद है। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, हमारे पास इतना वक्त है कि हम किसी का कत्ल भी कर सकते हैं और कोई चीज़ तख्लीक भी कर सकते हैं। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, और हमारे पास इतना वक्त है कि हम अपने दिन के तमाम कामों को कर सकते हैं जिनका करना हमारे ऊपर लाजिम है। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, और फिर तुम्हारे जहन में एक सवाल आएगा, टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी। लेकिन हमारे पास काफ़ी वक्त है कि हम इन सवालों को अभी ना डिस्कस करें, बाद में हम इनको डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है। यानी यहाँ पर प्रोफ्रॉग की हेजिटेशन बयान की गई है कि वो असल नुक्ते पर नहीं आना चाहता। एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजन्स, और हमारे पास इतना वक्त है कि हम हज़ारों फ़ैसले जो हैं उनको तर्क कर सकें। एंड फॉर 100 विजन्स, और हम हज़ारों ख्वाब देख सकें। एंड रिविजन्स, और उनको दोहरा सकें। बिफोर द टेकिंग ऑफ आ टोस्ट एंड टी, यानी अपनी चाय के साथ टोस्ट खाने से पहले हम हज़ारों
ख्वाब देख सकें, उनको तर्क कर सकें और हज़ारों फ़ैसले करें और बाद में उनको ख़त्म कर सकें। इतना ज़्यादा हमारे पास वक्त मौजूद है। इन द रूम द वुमन कम एंड गो, हम उस कमरे में पहुँच गए हैं जहाँ ख़वातीन आ जा रही हैं, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और वो माइकल एंजेलो की बातें कर रही हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और बिलाशुबा हमारे पास वक्त होगा, टू वंडर, कि हम हैरान हो सकें, डू आई डेयर एंड डू आई डेयर, क्या मैं जुर्रत कर सकता हूँ और क्या मैं जुर्रत कर सकता हूँ। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर्स, हमारे पास इतना वक्त है कि मैं पीछे मुड़ूँ और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला जाऊँ। विद अ बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, मेरे बालों के दरमियान गंजापन ज़ाहिर हो रहा है, मेरे बाल झड़ गए हैं। दे विल से, जब मैं नीचे जाऊँगा तो वो ख़वातीन जो माइकल एंजेलो की बातें कर रही हैं वो कहेंगी, हाउ हिज हेयर इज़ ग्रोइंग थिन, कि इसके बाल कितने कम रह गए हैं, यानी इसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, इस पर गंजापन आ रहा है, यानी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। माई मॉर्निंग कोट, हालांकि मैंने मॉर्निंग कोट पहना हुआ है। माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, और जो मेरे कॉलर हैं वो मेरी ठोड़ी तक उठे हुए हैं। माई नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट, और जो मैंने नेक टाई लगाई हुई है वो बहुत ही आला और शानदार और मुतवाज़न है। बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन, लेकिन इस पर एक सादा सी पिन लगी हुई है। दे विल से, और वो ख़वातीन कहेंगी, बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, कि इस शख्स की टांगे और बाजू कितने पतले हैं, कितना ये कमज़ोर शख्स है। डू आई डेयर, मैं जुर्रत कर सकता हूँ, डिस्टर्ब द यूनिवर्स, इस पूरी कायनात को डिस्टर्ब करने की, यानी ऐसे हालात में जब मैं इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हूँ तो लोग मेरे अच्छे लिबास को नहीं देखेंगे बल्कि मेरी जिस्मानी, मेरी फ़िज़िकल वीकनेस को देखते हुए मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो क्या ऐसे वक्त में मैं इस पूरी कायनात को डिस्टर्ब कर सकता हूँ, यानी क्या मैं उस वक्त तुम्हारे साथ इजहार मोहब्बत कर सकता हूँ। यानी वो इतना ज़्यादा डरा हुआ है और इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है कि वो कहता है कि अगर मैंने मोहब्बत का इजहार कर दिया तो शायद इससे पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इन अ मिनट देयर इज़ टाइम, एक मिनट में हमारे पास वक्त है। फॉर डिसीजंस एंड रिवीजन्स, कि हम फैसले करें और उनको दोहराएं। विच अ मिनट विल रिवर्स, और एक मिनट ही उन तमाम फ़ैसलों को ख़त्म कर देगा। यानी हमारे पास बहुत सारा वक्त है कि हम अपनी बात बाद में कर सकते हैं, लेकिन उस बात को ख़त्म करने के लिए एक मिनट ही काफ़ी होगा। शायद एक मिनट में तुम मुझे इनकार कर दो, मेरी मोहब्बत को रिफ्यूज़ कर दो। फॉर आई हैव नोन दैम ऑल ऑलरेडी, नोन दैम ऑल, यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं मैं उन सब को जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स, और मैं यहाँ की शामों को, सुबह को और दोपहर को जानता हूँ कि इन औकात में यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, मैंने अपनी ज़िंदगी को कॉफ़ी के चम्मच के साथ नापा है, यानी मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी है। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूज़िक फ्रॉम अ फादर रूम, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पर जो औरतें बातें कर रही हैं, माइकल एंजेलो की जो बातें हो रही हैं, उनकी आवाज़ उस वक़्त दब जाएगी जब दूर के एक कमरे से बहुत तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ उठेगी, तो जो म्यूज़िक है वो इनकी गुफ्तगू पर हावी हो जाएगा और उनकी आवाज़ें उस म्यूज़िक तले दब जाएंगी। सो हाउ शैल आई प्रज्यूम, तो इस तरह से मैं कैसे गुमान कर सकता हूँ कि इस वक्त मैं तुमसे इजहार मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरी आवाज़ भी म्यूज़िक तले दब जाएगी, मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि तुम भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो जाओगी। एंड हैव आई नोन द आइज़ ऑलरेडी, नोन दैम ऑल, और मैं इन तमाम आँखों से आशना हूँ, मैं तमाम औरतों को जानता हूँ। द आइज़ दैट फिक्स यू इन आ फॉर्मुलेटेड फ्रेज़, और मैं इन आँखों को जानता हूँ जो कि मुझे जज कर रही हैं, जो कि मुझे घटिया तस्वर कर रही हैं। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊँगा, घटिया तस्वर हो जाऊँगा। स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, तो यूँ महसूस होगा जैसे मुझे किसी पिन के साथ लटका दिया गया हो, यानी एक इंसेक्ट की तरह, एक मकड़े की तरह मुझे किसी पिन के साथ लटका दिया गया हो। व्हेन आई एम पिन्ड एंड रिगलिंग ऑन द वॉल, और जब मैं दीवार के साथ उतरने की कोशिश कर रहा हूँगा, क्योंकि मुझे पिन के साथ लटकाया गया होगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं दीवार से उतर जाऊँ। देन हाउ शुड आई बिगिन, तो ऐसे हालात में मैं कैसे अपनी बात को शुरू कर सकता हूँ। टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, तो मैं सिगरेट के जो बट होते हैं, सिगरेट का जो आखिरी सिरा होता है, यानी जो सिगरेट का फ़िल्टर वाला हिस्सा होता है, मैं उसे कैसे थूक सकता हूँ। यानी इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी के तौर तरीके और मेरी ज़िंदगी के जो आयाम हैं
उनकी हैसियत एक सिगरेट के फ़िल्टर वाले हिस्से की मानिंद बहुत ही घटिया है। इसलिए अपनी इस घटियापन के साथ मैं कैसे तुम्हारे साथ इजहार मोहब्बत कर सकता हूँ, एंड हाउ शुड आई प्रज्यूम, और मैं कैसे इस बात का गुमान कर सकता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लोगी। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी नोन दैम ऑल, और इन औरतों के बाजुओं से भी मैं आशना हूँ कि ये औरतें किस किस को अपनी बाहों में लेती हैं, यानी मैं इनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ से भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हूँ। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड फाइट एंड बेयर, वो बाजू जिनमें उन्होंने कंगन पहने हुए हैं और वो सफ़ेद बाजू और बिल्कुल उरियां हैं, यानी उन्होंने हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस शर्ट्स पहनी हुई हैं। बट इन द लैम्प लाइट, लेकिन दिए की रोशनी में, डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, जब उन पर रोशनी पड़ती है तो उनके जो भूरे रंग के ब्राउन बाल हैं वो बिल्कुल वाज़े दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इज़ इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस, और उनके लिबास से बहुत अच्छी खुशबू आती है। दैट मेक्स मी आ डाइग्रेस, जिससे मेरी तवज्जो उनकी जानिब मबजूल हो जाती है, यानी मेरी तवज्जो, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल, और उन्होंने अपने बाजू जो हैं वो मेज़ पर रखे हुए हैं, और रैप अबाउट अ शॉल, और वो शॉल में किसी बड़ी चादर में लिपटी हुई हैं। एंड शुड आई दैन प्रज्यूम, और क्या मुझे उस वक़्त इस बात का गुमान कर लेना चाहिए कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लोगी। शैल आई से, क्या मैं ये बात कह दूँ, आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स, कि मैं बिल्कुल तंगो तारीक गलियों में शाम के वक़्त फिरता रहा हूँ। एंड वॉच द स्मोक दैट राइज फ्राम द पाइप्स, और उस स्मोक को मैंने देखा है, उस धुएँ को देखा है जो लोगों की सिगरेट से निकल रहा था। ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव्स, जो लोग बाजुओं वाली शर्ट पहनकर उन सिगरेटों को पी रहे थे और तन्हा बैठे थे, लीनिंग आउट ऑफ विंडोज़, और वो खिड़कियों पर झुके हुए थे, यानी लोग खिड़कियों पर झुके हुए बाजुओं वाली शर्ट पहनकर सिगरेट पी रहे थे और उनका धुआं गलियों में जा रहा था। मैं उन गलियों में भी चक्कर लगाता रहा हूँ। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज, काश मैं एक नुकीले पंजों वाला परिंदा होता। स्कटलिंग, जो शोर करता हुआ भागता, अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, यानी खामोश समुंदर के फर्श पर शोर करता हुआ भागता चला जाता। काश मैं एक ऐसा परिंदा होता। यानी इसका मतलब है कि पॉइट अपने इंसान होने पर भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और वो रिश्क कर रहा है एक समुद्री परिंदे पर कि काश वो एक परिंदा होता और उसे इस तरह के झंझट का पाला ना पड़ता। एंड द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, द इवनिंग, शाम के वक़्त, स्लीप सो पीसफुली, जब ये दोनों टाइम यानी आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम बिल्कुल आराम से सुकून के साथ सो जाते हैं, यानी ये टाइम ख़त्म हो जाता है और रात आ जाती है। स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स, बिल्कुल ऐसे ये सो जाते हैं जैसा कि किसी के बालों को किसी ने अपनी उंगलियों के साथ सहलाया हो और उसे बड़ी मीठी नींद आ गई हो। अस्लीप, ये सोए हुए हैं। टायर्ड, थकावट का शिकार हैं। इट मेलिंगर्स, या फिर ये बहाना कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, जैसा कि ये सो नहीं रहे बल्कि बीमारी का बहाना कर रहे हैं कि ये सो रहे हैं। स्ट्रेक्ट ऑन द फ्लोर, और ये फर्श पर बिल्कुल बिखरे हुए हैं। हेयर बिसाइड यू एंड मी, यहाँ तुम्हारे और मेरे पास। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसीज, जब मैं चाय के साथ बर्फ़ वाला केक खा लूँ तो उसके बाद क्या मुझे ये कहना चाहिए, हाउ द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस, क्या मैं एक लम्हे में अपनी ताकत को मुजतमा करके तुमसे ये बात कह दूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन इसके बाद एक क्राइसिस आ जाएगा, एक बहरान आ जाएगा, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत को रिफ्यूज़ कर दोगी और इससे क्राइसिस आ जाएगा, बहरान आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी पॉइट का फियर ही शो किया गया है कि वो किस कदर अपनी बिलव्ड के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने से खौफज़दा है। बट मगर दो अगरचे आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ और बहुत भूखा प्यासा रहा हूँ। वेप्ट एंड प्रेड, मैंने बहुत ज़्यादा इबादतें की हैं, तुम्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। दो आई हैव सीन माई हेड, अगरचे मैंने अपना सर को देखा है। ग्रोन स्लाइटली बाल्ड, जो कि तकरीबन गंजा हो गया है, इसके बाल झड़ गए हैं। ब्रॉड इन ओपन अ प्लेटर, और यूँ लग रहा है जैसा कि मेरा सर काट कर प्लेट में तुम्हारे सामने रख दिया हो। यानी जब मैं मोहब्बत का इजहार करूँगा तो मुझे यूँ महसूस होगा कि जैसा कि मैं अपना सर काट कर तुम्हारे सामने प्लेट में रख रहा हूँ जो कि गंजा है। बट मोहब्बत का इजहार करने से इस हद तक डर रहा है कि उसे यूँ महसूस होता है कि जब वह मोहब्बत का इजहार करेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी गर्दन कट जाएगी।
आई एम नो प्रॉफिट, मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ, एंड हियर इज़ नो ग्रेट मैटर, और ये कोई बहुत बड़ा मामला भी नहीं है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, और मैंने अपनी अज़मत के लम्हे को देखा है और इसमें भी मैं कांप रहा हूँ, यानी मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन, और मैंने मौत के देवता को अपनी तरफ आते हुए देखा है। होल्ड माई कोट, जो कि मेरे कोट को थामे हुए है, यानी जो कि मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। एंड इन शॉर्ट, और मुख्तसरन ये, आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था कि मौत मेरी तरफ आ रही है। यानी जब मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार करता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है कि शायद अब मैं मरने वाला हूँ, मेरी मौत आ जाएगी अगर तुमने इनकार कर दिया। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट, और इसकी क्या कदर होगी आफ्टर ऑल, बहरहाल आफ्टर द कप्स, चाय पीने के बाद, द मार्मलेड्स, द टी, यानी चाय के साथ जैम खाने के बाद, अमंग द पोर्सलिन, यानी पोर्सलिन चीनी के जो बर्तन हैं उनमें जब हम चाय के साथ जैम वगैरह खा पी लेंगे, अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, फिर हमारे दरमियान, तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ बात होगी। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या उस बात की, उस गुफ्तगू की कोई कदर होगी। टू हैव बीटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, शायद उस मामले को तुम एक मुस्कुराहट के साथ हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, यानी तुम मेरी मोहब्बत को रिफ्यूज़ कर दो। टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक गेंद के अंदर इस पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को समो दूँ। यानी इसका मतलब है कि पोइट के लिए अजहार मोहब्बत करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि पूरी कायनात को हासिल कर लेना। टू रोल इट टूवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और ये एक बहुत ही अक्सरियती किस्म का सवाल होगा, बहुत ही भारी भरकम सवाल होगा। टू से, ये कहना, आई एम लाजारस, कि मैं लाजारस हूँ, ये एक बिब्लिकल एलुजन यूज़ किया गया है। यानी लाजारस एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी डेथ हो गई थी और वो मौत के बाद वापस आकर अपना डेथ एक्सपीरियंस अपने दोस्तों को बताना चाहता था। तो पॉइंट कहता है कि इजहार मोहब्बत भी एक डेथ एक्सपीरियंस की ही मानित है। कम फ्रॉम द डेड, यानी जो कि ग्रेवयार्ड या सिमेट्री में से आया था, कब्रिस्तान में से आया था। कम बैक टू टेल यू ऑल, मैं भी चाहता हूँ कि मैं मौत के बाद तुम्हें हर चीज़ बता दूँ। आई शैल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। इफ़ वन सेटिंग अ पिलो बाय हर हेड, लेकिन तुम एक ऐसी औरत हो कि तुम अपने तकिए को सीधा करोगी और अपने सर के नीचे रखोगी, शुड से, और तुम मुझसे यही कहोगी, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, कि मेरा ये मतलब नहीं था। दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था, यानी मैं बिल्कुल भी तुमसे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, तो मेरी सारी की सारी मेहनत रायगा जाएगी। यानी इस इज़हार मोहब्बत के लिए मैं मौत के मुंह में भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि मुझे इसके रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम मेरी मोहब्बत को रिफ्यूज़ कर दोगी। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, और इसकी क्या कदर होगी। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये काबिल कदर होगा। आफ्टर द सनसेट्स, यानी सूरज गुरूब होने के बाद। एंड द डोर यार्ड्स, और दरवाज़ों पर। एंड द स्प्रिंकल स्ट्रीट्स, और बिखरी हुई मुख्तलिफ़ गलियों में। आफ्टर द नावल्स, जब हमने मुख्तलिफ़ नावल्स के बारे में बातें की। आफ्टर द टी कप्स, चाय पीने के बाद। आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलॉन्ग द फ्लोर, और लड़कियां जो कि स्कर्ट पहने हुए हैं और उनकी स्कर्ट्स फ़र्श के ऊपर बिखरी हुई हैं, यानी वो डांस कर रही थी फ़र्श के ऊपर, यानी हम डांस पार्टी में भी गए। एंड दिस एंड सो मच मोर, और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ किया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, लेकिन इस सारे कामों के दौरान मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं तुमसे कुछ बात कह सकूं जो कि मैं कहना चाहता था। बट एज इफ़ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न्स ऑन आ स्क्रीन, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सामने कोई जादुई लालटेन होती जिसके ऊपर मेरी तमाम नर्व्स, मेरी जो ज़हनी कैफियत है वो आश्कार हो जाती। मेरे जहन में यही चल रहा था कि मैं तुमसे इजहार मोहब्बत करूं, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन टाइप चीज़ हो जिसके ऊपर मेरी जहनी कैफियत हो, तुम उससे पढ़ लो कि मैं तुमसे मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, इसकी क्या कोई कदर होगी। इफ़ वन सेटिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ आ शॉल, क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो जो कि अपने पिलो को अपने सर के नीचे रखोगी और साथ ही तुम अपनी शॉल को दुरुस्त करोगी। एंड टर्निंग टूवर्ड द विंडो, और फिर तुम खिड़की की तरफ मुँह कर लोगी, शुड से, और तुम यही कहोगी, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी। दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, यानी ऐसा मेरा मतलब हरगज़ भी नहीं था। मैं तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ताना ताल्लुक़ ही रखना चाहती थी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर मौजू पे गुफ्तगू किया करती थी, पार्टीज़ में जाती थी और चाय वगैरह पिया करती थी, लेकिन कभी भी मेरा ये हरगज़ भी मतलब नहीं था।
नो नहीं, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, मैं हैमलेट प्रिंस नहीं हूँ। यानी ये एक शेक्सपियर का कैरेक्टर है जिसका नाम हैमलेट है। इसके बाप को इसके चचा ने कत्ल करके इसकी मदर के साथ शादी कर ली थी। तो वो कहता है कि मैं हैमलेट नहीं हूँ, क्योंकि उसकी एक फेमस सोलिलोक्वी है जिसका टाइटल है टू बी और नॉट टू बी, कि करूँ या ना करूँ। यानी वो भी एक कन्फ्यूजन का शिकार शख्स था, तो मैं भी उसकी तरह एक कन्फ्यूजन का शिकार शख्स हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ। नॉर वॉज मेंट टू बी, और ना ही मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ना ही मेरा ये मतलब है। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, बल्कि मैं तो उस बादशाह का एक अटेंडेंट हूँ, एक दरबान हूँ, एक निगरान हूँ वहाँ का, यानी जिसका नाम पोलोनियस था, मैं तो वो हूँ। वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस, मैं तो कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे कुछ थोड़ी बहुत तरक्की हो। स्टार्ट अ सीन और टू, मैं एक दो सीन शुरू करने के लिए आ सकता हूँ। एडवाइस द प्रिंस, शहजादे को कोई नसीहत कर सकता हूँ। नो डाउट, बिला शुबा। एन ईजी टूल, बड़ी आसान किस्म की बातें कर सकता हूँ। डिफरेंशियल, यानी मैं बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट या मुअद्दब हो सकता हूँ। ग्लैड टू बी यूज़, और इस पर भी मुझे खुशी होगी कि मुझे कोई अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पॉलिटिक, मैं सियासी हो सकता हूँ। कॉशियस, बहुत मोहतात हो सकता हूँ। एंड मेटिकुलस, बहुत ही मोहतात और बारीक बीनी से देखने वाला शख्स बन सकता हूँ। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, जिसको बहुत ही अच्छे अच्छे मुहावरे और ज़रबुल मिसलियात होंगे। बट अ बिट ऑब्ट्यूज़, लेकिन हल्का सा सुस्त रवि का शिकार शख्स होऊंगा। एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, इंडीड, बिलाशुबा। ऑलमोस्ट रिडिकुलस, मैं बिल्कुल एक अहमक शख्स होऊंगा। ऑलमोस्ट। एट टाइम्स द फूल, और बाज़ औक़ात मैं एक फूल होऊंगा, एक बेवकूफ़ होऊंगा जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हंसी मजाक होगा। यानी अगरचे मेरी सिचुएशन तो हैमलेट जैसी है, लेकिन मैं हैमलेट नहीं बल्कि उसका एक दरबान हो सकता हूँ। पोलोनियस की मानित हो सकता हूँ। आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउज़र्स रोल्ड, मैं अपने ट्राउज़र के जो बॉटम हैं, जो पांचे हैं, उनको दोहरा करना चाहता हूँ ताकि मैं बीच के ऊपर आसानी से घूम फिर सकूँ जैसा कि जवान लोग फिरते हैं। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मुझे अपनी कंघी पीछे की तरफ करनी चाहिए ताकि मेरा गंजापन छुप सके। डू आई डेयर टू ईट आ पीच, क्या मुझे जवानों की तरह आड़ू खाने चाहिए ताकि पता चले कि मेरे दांत अभी बिल्कुल ठीक हैं। आई शैल वियर वाइट फ्लैनल ट्राउज़र्स, और मुझे फ्लैनल कपड़े का ट्राउज़र पहनना चाहिए। एंड वॉक अपॉन द बीच, और उसे पहनकर बीच पर जाना चाहिए। आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, मैंने समुंदर में मरमेड्स को गाना गाते हुए सुना है जो कि एक दूसरे के लिए गाना गा रही थी। मरमेड का मतलब है बिंतुल बहर, यानी ये एक इमेजिनरी किस्म का परिंदा है जिसका चेहरा तो औरत की तरह का होता है लेकिन उसका पिछला वजूद सारे का सारा एक मछली की मानित होता है। तो वो कहता है वो मरमेड्स आपस में गीत गा रही थी। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरे लिए गा रही होंगी। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवर्ड ऑन द वेव्स, मैंने उन्हें लहरों पर समुंदर की जानिब सवार होते हुए देखा है। कॉमिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लॉन बैक, और वो समुंदर की जो लहरें हैं उनको कंघी करते हुए उसे पीछे धकेल रही थी। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है। द वाटर वाइट एंड ब्लैक, और उससे पानी की लहरें सफ़ेद और स्याह रंग में बुलंद होती हैं। वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर ऑफ द सी, तो वो जो मरमेड्स थी वो कहती हैं कि हम समुंदर के निचले खानों में थीं। बाय सी गर्ल्स रेस्ट विद सी वीड रेड एंड ब्राउन, यानी वो जो मरमेड्स थीं वो समुंदर में जो जड़ी बूटियाँ थीं उन्हें सुर्ख और भूरे रंग के हार पहना उन्हें डेकोरेट कर रही थी। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस, और इंसानी आवाज़ों ने हमें जगा दिया। एंड वी ड्राउन, और फिर हम डूब गईं। यानी मरमेड्स जो थी वो बहुत मज़े कर रही थी पानी में, लेकिन इंसानों की आवाज़ों ने उन्हें डबो और उन्होंने अपना गीत ख़त्म कर दिया। यहाँ पर समुंदर से मुराद प्रफ्रॉक का अपना माइंड है जिसमें बहुत से ख्यालात उमड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही रूटीन की लाइफ शुरू होती है वो तमाम ख्यालात वहीं पोस्टपोन हो जाते हैं, मुलतवी हो जाते हैं, और वो अपनी बिलव से इजहार मोहब्बत नहीं कर पाता। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम फ्री वर्स है, यानी इसमें ना तो प्रॉपर राइम स्कीम को फॉलो किया गया है और ना ही प्रॉपर मीटर को फॉलो किया गया है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे तो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करते हुए कहता है लेट अस गो देन यू एंड आई। उसके बाद लाइन नंबर 11 में वो अगेन कहता है ओ डू नॉट आस्क व्हाट इट इज़।
नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लेट अस गो देन के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजायमेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजायमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। पोइट कहता है व्हेन द इवनिंग इज़ स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब शाम जो है पूरे आसमान पर फैल जाए। अब कैसे फैले वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 में बयान करता है, लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 में पोइट इवनिंग को एक एथराइज्ड पेशेंट के साथ कंपेयर कर रहा है और लाइन नंबर 8 और 9 में वो गलियों को टीडियस आर्गूमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 16 में पोइट मज़ल का वर्ड यूज़ करता है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 57 और 58 को अगर हम देखें तो इसमें वो अपने आप को एक ऐसा इंसेक्ट डिक्लेयर कर रहा है जिसे पिन के साथ लटका दिया गया हो। उसके बाद लाइन नंबर 60 में वो अपनी लाइफ को सिगरेट के बट एंड डिक्लेयर कर रहा है, यानी उसे फजूल डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 14 में माइकल एंजेलो का एलुजन यूज़ किया गया है, लाइन नंबर 94 में लजारस का, लाइन नंबर 111 में प्रिंस हैमलेट का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता कर देना। जैसा कि इस पोइम के स्टैंजा नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट ने स्मोक और फोग को पर्सोनीफाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 15 और 16 ये दोनों लाइन्स द येलो से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 42 और 43 माई से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा पोइट ने बहुत सी लाइंस को रिपीट किया है, जैसा कि लाइन नंबर 13 और 14 लाइन नंबर 35 और 36 के तौर पर भी रिपीट हुई हैं। उसके बाद लाइन नंबर 26 में देयर विल बी टाइम के वर्ड्स रिपीट किए गए हैं। उसके बाद लाइन नंबर 23 लाइन नंबर 37 के तौर पर रिपीट हुई है और लाइन नंबर 38 में कहा गया है डू आई डेयर ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं। उसके बाद लाइन नंबर 54 और 61 इन दोनों लाइंस में शुड आई प्रज्यूम के वर्ड्स को रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लेट, देन, लाइन नंबर 2 में व्हेन, स्प्रेड, लाइन नंबर 13 में येलो, विंडो, लाइन नंबर 17 में लिक्ड, इट्स, इवनिंग, लाइन नंबर 19 में बैक, दैट, लाइन नंबर 48 में डिसीजंस, रिवीजन्स, लाइन नंबर 60 में डेज, वेज। इसके अलावा पोइट ने कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन भी पूछे हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है लेकिन उस पर एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, ये जोर देने के लिए वो क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 38 में वो कहता है टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर। उसके बाद लाइन नंबर 54 में कहता है सो हाउ शुड आई प्रज्यूम। उसके बाद लाइन नंबर 60 में वो कहता है टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी बात को डायरेक्ट कहने की बजाय कुछ दूसरे लफ्ज़ों का सहारा ले तो उसे यूफेमिज्म कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 51 में वो कहना चाहता है कि उसने ज़िंदगी में बहुत सी पार्टीज़ अटेंड की हैं तो उसके लिए वो कहता है आई हैव मयर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। उसके बाद लाइन नंबर 92 में वो कहना ये चाहता है कि वो पूरी की पूरी बात को, बहुत लंबी बात को बहुत थोड़े अल्फाज में बयान करना चाहता है तो वो कहता है टू हैव स्क्वीज्ड द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, यानी वो समुंदर को कूजे में बंद करना चाहता है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी ऑर्गन या पार्ट का जिक्र करे तो उसे सिनिक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 55 में वो आइज़ का जिक्र करता है और लाइन नंबर 63 में वो आर्म्स का जिक्र करता है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में स्प्रेड, स्काई, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 19 में फॉल फ्रॉम, लाइन नंबर 20 में स्लिप्ड, लाइन नंबर 24 में स्मोक, स्लाइड्स, स्ट्रीट, लाइन नंबर 34 में टेकिंग, टोस्ट, टी, लाइन नंबर 39 में टाइम, टर्न, लाइन नंबर 63 में ब्रेसलेटेड, बियर, लाइन नंबर 74 में स्कटलिंग, साइलेंट, सीज।
नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में आउट, अगेंस्ट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में स्ट्रीट्स, दैट, आर्ग्यूमेंट, लाइन नंबर 18 में लिंगर्ड अपॉन, स्टैंड, ड्रेन्स, लाइन नंबर 19 में लेट, सूट, लाइन नंबर 21 में दैट, इट्स सॉफ्ट नाइट, लाइन नंबर 48 में डिसीजंस, रिवीजन्स, लाइन नंबर 60 में स्पिट आउट, बट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लेट, देन, इन दोनों वर्ड्स में ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में येलो, विंडो, लाइन नंबर 17 में लीक्ड, इट्स, इवनिंग, लाइन नंबर 19 में बैक, दैट, लाइन नंबर 48 में डिसीजंस, रिवीजन्स, लाइन नंबर 60 में डेज, वेज। इसके अलावा पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि इवनिंग, स्काई, पेशेंट, टेबल, हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स, चीप, होटल्स, सॉडस्ट, रेस्टोरेंट्स, ऑयस्टर शेल्स, रूम, विमन, माइकलएंजेलो, येलो फॉग, विंडो पेन्स, टंग, पूल्स, चिमनीज, टेरेस, सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, येलो स्मोक, फेस, टोस्ट एंड टी, यूनिवर्स, आइज, वॉल, आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, शॉल, डस्क, शर्ट स्लीव्स, साइलेंट सीज, केक्स एंड आइसिस, कोट, स्निकर्स, मार्मलेड, डोर यार्ड, स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, ट्राउजर्स। इसके अलावा इस पोएम में बहुत से सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं, जैसा कि फोग जो है ये धुंधलेपन का सिंबल है, और जो मैजिक लैंटर्न है वो पोइट की इमेजिनेशन का सिंबल है कि वो अपनी इमेजिनेशन को अपनी बिलव्ड के सामने रखना चाहता है। इसके अलावा पोइट ने अपनी बुज़दिली को ज़ाहिर करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली की सपोर्ट ली है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन या मुबालगा आराई का भी सहारा लिया है। एंड पर अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें अगलीनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है, डिजीज़ ऑफ सिटी लाइफ एंड सिटी रूटीन का थीम मिलता है, अनएंडिंग स्ट्रीट्स ऑफ मॉडर्न सिटीज़ का थीम मिलता है। इसके बाद मोनोटनस इन पार्टीज़ का जिक्र मिलता है कि लोग किस तरह से तन्हाई महसूस कर रहे थे और किस तरह से सिविलाइजेशन डिके का शिकार थी। इसके अलावा कॉवर्डिस यानी बुज़दिली का थीम मिलता है, हेसिटेशन यानी हिचकिचाहट का, इंडिसीजन यानी फ़ैसला करने की ताकत का ना होना, पोस्टपोन यानी हर चीज़ को मुलतवी करते चले जाना, एमलेसनेस ऑफ सिटीज़न लाइफ का जिक्र मिलता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह फजूल थीं और वो पार्टीज़ में वक्त किस तरह से फजूल में ज़ाया किया करते थे। इसके अलावा हमें एंटी रोमांटिसिज्म का थीम मिलता है। इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ विल पावर का थीम मिलता है, इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स और सेल्फ पिटी का थीम मिलता है। इसके अलावा इमोशनल फ्रस्ट्रेशन का थीम मिलता है और ओल्ड एज यानी बुढ़ापे पर शर्मिंदगी का थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोएम ख़त्म हुई। टी.एस. एलियट की दीगर पॉइंट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर टी.एस. एलियट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोएम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।